क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो तो क्या होगा? जरा सोचिए कि आप जमीन से 150 फीट नीचे अपने शरीर से बमुश्किल चौड़ी जगह में उलटे फंस गए हैं। एक ऐसी तंग जगह जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लगता है और जहां आप मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं और आपकी जिंदगी की घड़ी टिक टिक कर रही है। बस कुछ सेकंड के लिए इस बारे में सोचें, आपका शरीर कांप उठेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे। ये कहानी है 26 साल के जॉन एडवर्ड जोन्स के साथ नटी पुट्टी गुफा में हुई घटना की, जो अपने परिवार के साथ छुट्टियों में एडवेंचर के लिए नटी पुट्टी गुफा में जाता है और वो गुफा में फंस जाता है और फिर कभी घर वापस नहीं आता, और ये उनकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर साबित होता है। ये है नट्टी पुट्टी गुफा की कहानी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो का मजा ले सकें। तो आखिर ये कहानी शुरू कहां से हुई? जॉन जोन्स अपने परिवार के साथ नट्टी पुट्टी गुफा में कैसे और क्यों गया? ये बात है 24 नवंबर 2009 की, जब 26 वर्षीय जॉन एडवर्ड जोन्स अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ थैंक्सगिविंग की छुट्टियां अपने परिवार के साथ मनाने के लिए अपने शहर यूटा आया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी छुट्टियां बन जाएंगी। जोन्स और उसके सभी फैमिली वालों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि क्यों न इन छुट्टियों को अच्छे तरीके से मनाया जाए। और फिर जॉन, उसका छोटा भाई, उसकी फैमिली और कुछ दोस्त मिलकर नट्टी पट्टी गुफा में जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला होने वाला था। और फिर 24 नवंबर की रात को लगभग 8 बजे जोन्स अपने परिवार और दोस्तों के एक ग्रुप के साथ नट्टी पट्टी गुफा को एक्सप्लोर करने जाता है, जो कि उसकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर होने वाला था। हालांकि जॉन पहली बार इस गुफा में जा रहा था, लेकिन उसे केविंग का थोड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि वो बचपन में अपने छोटे भाई के साथ केविंग किया करता था। गुफा में एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे बर्थ कैनाल कहा जाता है, जो बहुत तंग है और इसमें से निकल पाना काफी मुश्किल है। और अगर आप वहां फंस जाते हैं तो आप अपनी बॉडी को घुमा नहीं पाएंगे, और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की जरूरत होगी। इसी वजह से नट्टी पुट्टी गुफा को 2006 में लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि पिछले सालों में वहां कई हादसे हुए थे। लेकिन मई 2009 में जोन्स के साथ हुए हादसे से ठीक 6 महीने पहले इसे टूरिस्ट्स के लिए फिर से खोल दिया गया था। और फिर सभी घर वाले और दोस्त मिलकर 24 नवंबर की रात को नट्टी पट्टी गुफा की एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और सभी एक एक करके गुफा के अंदर चले जाते हैं। केव में एंटर होने के बाद कुछ देर तक तो सब ठीक चल रहा होता है और सभी लोग आसानी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी जॉन, उसका छोटा भाई जोश और उनके 2 दोस्त एक जगह पर रुक जाते हैं और वो ये तय करते हैं कि वो इस गुफा की सबसे खतरनाक जगह बर्थ कैनाल को विजिट करेंगे। वो मैप पर देखते हैं कि बर्थ कैनाल इस गुफा के सबसे गहरे हिस्से में है। ये इतनी तंग है कि कुछ ही लोग इसको पार कर पाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक लंबा तंग रास्ता है, और अगर आप इसे पार कर जाते हैं तो आगे एक और लंबा तंग रास्ता मिलेगा, और अगर आप उसे भी पार कर जाते हैं तो आपको आखिर में एक छोटी कमरे जैसी जगह मिलेगी जहां आप मुड़ सकते हैं और वहां से वापस आ सकते हैं। हालांकि ये रास्ता इतना तंग है कि एक्सपीरियंस्ड केवर्स भी इसमें घुटन और घबराहट महसूस करने लगते हैं और वो पैनिक हो जाते हैं। और फिर जॉन और उसका छोटा भाई जोस, जो उसके पीछे आ रहा था, दोनों अपने ग्रुप को छोड़कर बर्थ कैनाल की ओर चले जाते हैं और वो दोनों बर्थ कैनाल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो दोनों एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जॉन और जोस एक और रास्ते को गलती से बर्थ कैनाल का रास्ता समझ लेते हैं और दोनों ही वहां घुस जाते हैं। लेकिन वो बर्थ कैनाल का रास्ता नहीं था। जॉन और जोस असल में गलत रास्ते में घुस गए थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जॉन उस रास्ते पर 15 फीट आगे बढ़ चुका था, और जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ रहा था, रास्ता और तंग होता जा रहा था, और अब वो पीछे मुड़ भी नहीं सकता था क्योंकि वो रास्ता अब बहुत तंग था। जोन्स लगातार आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते पर है, और इस हिसाब से उसे पता था कि आखिर में एक छोटी कमरे जैसी जगह होगी और उसे मुड़ने का मौका मिलेगा।
इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। और यही वो जगह थी जहां चीजें और खराब होती चली गईं। और अब जॉन कॉर्क स्क्रू के रूट पर आ चुका था। कॉर्क स्क्रू एरिया को पार करने के लिए आपके शरीर का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको 90 डिग्री बैंड होना पड़ता है। और अब इतनी कम जगह की वजह से जॉन के पास अपने बॉडी को टर्न करके वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी कम स्पेस की वजह से वो ना चाहते हुए भी आगे बढ़ता है। हालांकि ये एरिया इतना टाइट था कि जॉन को लग रहा था कि ये बर्थ कैनाल की सबसे टाइट जगह है, मतलब कि आगे एक खुली जगह आएगी और वहां इसे टर्न होने का मौका मिलेगा। तो वो आगे बढ़ता रहता है और अब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा था। जॉन को नहीं पता था कि वो कहां पहुंच गया है। उसे उम्मीद थी कि आगे उसे कोई रास्ता मिल जाएगा। और फिर अचानक कुछ देर बाद वो तेज रफ्तार से नीचे गिरने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है और अपने भाई से कहता है, जोस, यहां मत आओ, मेरे पीछे मत आओ। अब जॉन गुफा की सबसे गहरी जगह पर पहुंच गया था और फिर वहां जॉन अपने हेडलैम्प से एक छेद से चमकती हुई रोशनी को देखता है और उसके अंदर एक उम्मीद जागती है। वो आगे बढ़ता है और अपना सिर छेद में डाल देता है। लेकिन ये जॉन की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। और अब जिस सुरंग में वो जा रहा था वो और भी तंग थी और जगह भी बहुत कम थी। और जैसा कि उसने सोचा था कि आगे एक रास्ता होगा, लेकिन आगे का रास्ता बंद था, क्योंकि ये पूरी गुफा के रास्ते का अंत था। अब वो गुफा में पूरी तरह से उल्टा फंसा हुआ था, यानी कि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे और उसकी बॉडी लगभग 70 डिग्री मुड़ी हुई थी। वो खुद को ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोनों हाथ अटके हुए थे। फिर वो दीवार के सहारे खुद को धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसकी सारी कोशिशों के बावजूद वो हिल नहीं सकता। जॉन फिर से जोस को आवाज लगाता है, लेकिन जोस उस समय कॉर्क स्क्रू एरिया पर था। अपने भाई जॉन की तरह कॉर्क स्क्रू एरिया को पार करने के बजाय जोस अपने पैरों को आगे की तरफ और अपना सिर पीछे की तरफ रखता है ताकि वो आसानी से वापस आ सके। वो जॉन की आवाज लगातार सुन पा रहा था और आखिर वो उस जगह पर पहुंचता है जहां वो देखता है कि जॉन एक छेद में उल्टा फंस गया है और सिर्फ उसके 2 पैर दिखाई दे रहे हैं। वो जॉन के दोनों पैरों को अपने पैरों से पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। जॉन थोड़ा ऊपर आ जाता है और फिर पकड़ छूट जाती है। और जब बार बार ऐसा करने से कुछ नहीं हो रहा था तो जोस समझ जाता है कि उन्हें प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम की मदद लेनी पड़ेगी। तो जोस जॉन से कहता है कि वो पूरी कोशिश करे कि वो रिलैक्स रहे और धीरे धीरे सांस ले, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी थी और तब तक वो बाहर जाकर रेस्क्यू टीम की मदद लेकर आएगा। खैर, जोस गुफा से बाहर आता है और सबको इस बारे में बताता है और रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में था और रेस्क्यू डॉक्टर का मानना है कि इस पोजीशन में होने की वजह से वो सिर्फ 8 से 10 घंटे ही जिंदा रह सकता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे और उसे इस वजह से कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक भी आ सकता है। जॉन के रेस्क्यू के लिए सबसे पहले एक महिला रेस्क्यूअर अंदर जाती है जिसका नाम सुशी था और वो अपने पैरों में रस्सी बांधकर अंदर जाती है ताकि वो अंदर ना फंसे। अपने छोटे कद की वजह से सुशी के लिए कॉर्क स्क्रू एरिया को पार करना बहुत आसान था और वो रात के करीब 12 बजे जॉन से मिलती है और अब तक जॉन को वहां फंसे हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। जॉन की हालत देखकर सुशी समझ चुकी थी कि ये सिचुएशन जितनी खराब दिख रही है ये उससे कहीं ज्यादा खराब है और फिर सुशी जॉन से बात करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस प्रोफेशनल हेल्प को देखकर जॉन को लगा कि वो अब तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो गलत था। और फिर सुशी ने जॉन के पैरों को रस्सी से बांध दिया और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो तंग जगह की वजह से रस्सी को आसानी से खींच नहीं पा रही थी। सुशी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन 2 घंटे की कोशिश के बाद भी वो जॉन को बाहर नहीं निकाल पाती और उसे भी वहां से बाहर जाना पड़ता है। और फिर बाहर सभी रेस्क्यूअर मिलकर जॉन को बाहर निकालने का एक प्लान बनाते हैं। ये फैसला लिया जाता है कि वहां एक पुलिस सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा और एक मशीन से उसे खींचा जाएगा, क्योंकि 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क नामक एक लड़का भी कॉर्क स्क्रू एरिया में अटक गया था, तो उसे पुलिस सिस्टम से ही निकाला गया था। इक्विपमेंट के सभी पीस को कॉर्क के दूसरी साइड ले जाने में घंटों लग रहे थे, क्योंकि केव बेहद तंग थी और एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन अंदर जा सकता था।
ये कोई सिंपल सिचुएशन नहीं थी और हर एक पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल होने में घंटों तक टाइम लग रहा था। और इसी दौरान रेस्क्यूअर जॉन से बात करके जॉन को रिलैक्स रखने की कोशिश भी कर रहे थे। जॉन को वहां फंसे हुए 12 घंटे हो चुके थे और वो अपनी पूरी रात अपसाइड डाउन पोजीशन में रहकर गुजारता है। पूरी रात यहां बिताने की वजह से उसकी ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगी थी और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक रही थीं। जॉन को ऐसी हालत में देखना रेस्क्यूअर और जॉन की फैमिली के लिए बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन वो भी हेल्पलेस थे। रेस्क्यूअर को पता था कि वो जब चाहे यहां से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यही चीज जॉन की किस्मत में नहीं थी। वो परेशान था और अब इतना टाइम गुजरने के बाद जॉन के पास एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है और जॉन की वाइफ एमिली उससे बात करती है और जॉन को एनकरेज करने की कोशिश करती है और जॉन भी अपनी वाइफ को दिलासा देता है कि मैं यहाँ से जल्द बाहर निकलूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक शाम हो चुकी थी और जॉन को यहाँ फंसे हुए लगभग 18 घंटे पूरे हो चुके थे और अब पुलिस सिस्टम भी लग चुका था। और फिर एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था, वो केव में जाता है और जॉन के पास पहुंचता है। रियान देखता है कि जॉन की बॉडी ओपनिंग के सबसे तंग साइड में फंसी हुई है, तो वो सबसे पहले उसे ठीक करता है और फिर वो उसके पैरों को रस्सी से बांधकर खींचते हैं। लेकिन वो जब भी खींचता तो जॉन उसे रुकने को कहता, क्योंकि जॉन के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और फिर वो दोनों कुछ टाइम के लिए रुक जाते और फिर वो दोबारा कोशिश करते। अब तक ऐसा लग रहा था कि पुलिस सिस्टम काम कर रहा है। जॉन अब इतना ऊपर उठ गया था कि वो अब रियान को देख सकता था और फिर रियान जॉन को पीने के लिए एनर्जी ड्रिंक देता है। अब तक 19 घंटे बीत चुके थे। ये चीजें बहुत स्लोली हो रही थीं और इसमें काफी मेहनत भी लग रही थी, लेकिन अब भी जॉन को निकालना काफी मुश्किल था। जॉन के पैर ऊपर की सीलिंग को हिट कर रहे थे और उस पैसेज में उसके लिए अपने पैरों को मोड़ना इम्पॉसिबल था। तो रियान डिसाइड करता है कि वो जॉन के पैरों को तोड़ देगा और इसी बीच यहाँ पर एक ऐसी अनइमेजिनेबल चीज होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस सिस्टम का एक बोल्ट जो जॉन के ऊपर दीवार में ड्रिल किया गया था, वो दीवार से निकल जाता है और वो सीधा रियान के सर पर जाकर लगता है, जिससे रियान अनकॉन्शियस हो जाता है और जॉन जो आधा ऊपर उठ चुका था वो वापस अंदर चला जाता है। और अब जॉन का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था। अब शायद वो कभी बाहर नहीं आ सकता था। और रियान जब होश में आता है तो उसके सर से खून बह रहा था। वो पूरा कंफ्यूज हो चुका था कि यहाँ पर क्या हुआ है। रियान को वहां से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसकी जगह जॉन को निकालने के लिए उसके फादर देव अंदर जाते हैं और उस टूटे हुए पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए 1 और घंटा लग जाता है। देव रस्सी से जॉन की बॉडी को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन देव वहां जितनी देर भी रहते हैं उसमें जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। ये पूरा ऑपरेशन जॉन की हेल्प के बिना नहीं हो सकता था और जब देव को भी वहां जॉन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है तो वो परेशान हो जाते हैं और थक हार कर वहां से बाहर आ जाते हैं। अब ब्रैंडन कोल्स एक नए रेस्क्यूअर के तौर पर अंदर जाता है और फिर वहां एक टेलीकॉम सिस्टम पर जॉन की फैमिली जॉन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन जो देख पा रहा था वो फैमिली नहीं देख पा रही थी। जॉन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और पता नहीं वो ये बातें सुन भी पा रहा था या नहीं। कुछ घंटे पहले तक जॉन की सांसों की आवाज आ रही थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई थी। और फिर रेस्क्यू टीम ग्रुप बनाकर डिसाइड करती है कि शायद जॉन मर चुका है और इसलिए वो फैसला लेते हैं कि वो केव में एक मेडिकल प्रोफेशनल भेजेंगे जिससे ये बात कंफर्म हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेडिकल प्रोफेशनल अंदर जाता है और कंफर्म करता है कि जॉन मर चुका है। और फिर 25 नवंबर की रात 11:56 पर पूरे 27 घंटे तक गुफा में फंसे रहने के बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी जाती है कि जॉन मर चुका है। 120 रेस्क्यूअर ने बैक टू बैक 27 घंटे जॉन को बाहर निकालने के लिए कोशिश करी, लेकिन जॉन के अपसाइड डाउन पोजीशन होने की वजह से ये इम्पॉसिबल था। जॉन अपनी लाइफ के आखिरी 27 घंटे एक ऐसी हालत में था जिसमें डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया था कि वो ऐसी हालत में सिर्फ 10 घंटे तक ही जी पाएगा, लेकिन वो 27 घंटे तक जिंदा रहा। अथॉरिटीज पूरी कोशिश कर रही थी कि जॉन की बॉडी को केव से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन बातचीत के बाद डिसाइड किया जाता है कि ये करना रेस्क्यू टीम के लिए काफी डेंजरस होगा
और फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि जॉन की बॉडी हमेशा के लिए वही दफन रहेगी और केव की एंट्रेंस को कंक्रीट से सील कर दिया जाता है और एक हफ्ते बाद पूरी नट्टी पट्टी केव को ही हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। जॉन की वाइफ एमिली और उनकी 1 साल की बेटी ने अपने पति और पिता को खो दिया। जॉन एडवर्ड जोन्स लापरवाह नहीं था, वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट के लिए उस केव में गया था। आपके मुताबिक क्या रेस्क्यूअर जॉन की जान बचाने के लिए कुछ और कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया? हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो देख सकें। और तब तक के लिए थैंक यू।